हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। भारत में महिला सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया तथा आपराधिक न्यायालयों द्वारा गैर इरादतन हत्या के रूप में दंडनीय घोषित किया। सेकेंड वाला, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1850 के दशक में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। थर्ड वाला है, प्रोफेसर डी.के. कर्वे अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 1891 में सहमति आयु अधिनियम पारित हुआ। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए। केवल इसमें हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड है वो रॉन्ग है। यहाँ पर जो हमारा है, विष्णु पंडित शास्त्री ने विद्यासागर में जो है 1850 के विष्णु पंडित शास्त्री जो है उन्होंने 1850 के दशक में विधवा पुनर्विवाह के संघ की स्थापना की थी। और थर्ड वाला जो है हमारा, बी.एम. मालाबारी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1891 में जो सहमति आयु अधिनियम पारित हुआ था। इसलिए इसमें केवल हमारा फर्स्ट वाला सही है, ए वाला। हमारा क्वेश्चन नंबर है, भारत में महिला सुधार आंदोलन सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों के प्रयास से प्रेरित होकर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक की सरकार ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और आपराधिक न्यायालयों द्वारा इसे गैर इरादतन हत्या करने के रूप में दंडनीय अपराध ठहराया। 1829 का विनियमन बंगाल सहित को विनियम जो है 1829 ईस्वी पहले चरण में केवल बंगाल प्रेसिडेंसी पर लागू था, लेकिन वर्ष जो 1830 में इसे थोड़े संशोधित रूप में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक बढ़ा दिया गया। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। विधवा पुनर्विवाह, ब्रह्मा समाज ने विधवा पुनर्विवाह के मुद्दे को अपने प्रमुख उद्देश्यों में शामिल किया और इसे समाज में व्यापक रूप से स्वीकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम जो था 1856 मुख्य रूप से पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल थे के प्रयासों का परिणाम था। इस अधिनियम ने विधवाओं के विवाह को वैज्ञानिक रूप से और ऐसे विवाहों से जन्म लेने वाले बच्चों को वैध घोषित किया। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 के दशक में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। इस क्षेत्र में एक अन्य प्रमुख कार्यकर्ता करसन दास मूलजी ने, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1852 में गुजराती में सत्य प्रकाश की शुरुआत की। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो सही नहीं है। बाल विवाह पर नियंत्रण पारसी सुधारक बी.एम. मालाबारी के अथक प्रयासों का परिणाम है, जो सहमति आयु अधिनियम 1891 का जो अधिनियम था, जिसने कितने 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला वो सही नहीं है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, जिसे लोकप्रिय रूप से शारदा अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जो का वर्ष 1930 में लागू किया गया था और लड़कों लड़कियों के लिए विवाह की आयु क्रमशः कितनी 18 और 14 वर्ष कर दी गई थी। स्वतंत्र भारत में बाल विवाह निरोधक संशोधन अधिनियम कब आया था? 1978 के तहत लड़कियों की आयु जो थी 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई और लड़कों की जो 18 से बढ़ाकर के कितनी कर दी गई? 21 कर दी गई। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बेथुन स्कूल की स्थापना जे.ई.टी. बेथुन द्वारा कलकत्ता में की गई थी। सेकेंड वाला, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। थर्ड वाला, प्रोफेसर डी.के. कर्वे द्वारा स्थापित भारतीय महिला विश्वविद्यालय। हमें इसमें से बताना है जो घटना है उनको हमें काल अनुक्रमिक द्वारा इनको क्रम में करना है। जैसे कौन सी घटना पहले हुई थी, उसके बाद कौन सी घटना, उसके बाद कौन सी घटना, इस क्रम में हमको इनको क्रमबद्ध करना है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? सी। हमारा जो है यहाँ पर सबसे पहले हमारा बेथुन स्कूल की स्थापना जे.ई.टी. में बेथुन द्वारा कलकत्ता में की गई थी, ये था। फिर प्रोफेसर डी.के. कर्वे द्वारा स्थापित भारतीय महिला विश्वविद्यालय बना। फिर थर्ड में जो हमारा सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इसलिए जो हमारे फर्स्ट, थर्ड और 2 है इसका आंसर।
वर्ष 1849 में कलकत्ता में शिक्षा परिषद के अध्यक्ष J.E.D. मैथ्यून द्वारा स्थापित बैथ्यून स्कूल 1840 और 1850 के दशकों में महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए शुरुआत की गई थी, जो एक शक्तिशाली आंदोलन का पहला परिणाम था। वर्ष जो 1916 में प्रोफेसर D.K. कर्वे द्वारा स्थापित भारतीय महिला विश्वविद्यालय महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने वाला उत्कृष्ट संस्थानों में से एक था। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1925 और बाद में संयुक्त प्रांत की राज्यपाल 1947 से 1949 बनी। ठीक है, इसलिए जो हमारा सी वाला वो भी सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें कुछ यहाँ पर महिला संगठन दे रखे और उनके संस्थापक दे रखे, हमें इसमें से बताना कितने सही सुमेलित है। फर्स्ट दे रखा है हमें भारत स्त्री महामंडल, रमाबाई रानाडे। सेकेंड वाला है महिला सामाजिक सम्मेलन, सरला देवी चौधुरानी। थर्ड वाला अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, मेहरीबाई टाटा। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, डी। इसमें से हमारा कोई भी सही नहीं है। जो हमारा भारत स्त्री मंडल है वो किसके द्वारा किया गया था स्थापना, सरला देवी चौधुरानी। और महिला सामाजिक सम्मेलन तो किसके द्वारा, रमाबाई रानाडे। और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन तो ये किसके द्वारा किया गया था, मार्गरेट कंजिंस के द्वारा। इसलिए जो हमारा इसमें से कोई भी सही नहीं है। ब्रिटिश भारतीय महिला संगठन, वर्ष जो 1910 में सरला देवी चौधुरानी ने इलाहाबाद में भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना में पहली बैठक बुलाई थी। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला वो सही नहीं है। रमाबाई रानाडे ने वर्ष 1904 में बॉम्बे में मूल संगठन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के तहत लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस भारत महिला परिषद की स्थापना की थी। इसलिए जो हमारा सेकेंड वाला है वो भी सही नहीं है। पंडित रमाबाई सरस्वती ने महिलाओं के हित के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की। वर्ष 1925 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की राष्ट्रीय शाखा के रूप में महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया। इसकी स्थापना विकास में मेहराबाई टाटा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1927 में मार्गरेट कंजिंस द्वारा स्थापित अखिल भारतीय सम्मेलन शायद समतावादी दृष्टिकोण का पहला महिला संगठन था। इसका पहला सम्मेलन पुणे के जो है फर्ग्यूसन कॉलेज को आयोजित किया गया था। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला वो भी सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, उन्होंने मूकनायक नामक एक पाक्षिक समाचार पत्र शुरू किया। सेकंड वाला है उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया। थर्ड वाला है उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। चौथा वाला है उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की। हमें इन घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में जमाना है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी। जो हमारा ये फर्स्ट वाला, उन्होंने मूकनायक नामक एक पाक्षिक समाचार पत्र शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। फिर उन्होंने लेबर पार्टी का गठन किया। और सबसे लास्ट में उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की। इसलिए जो इसका आंसर होगा हमारा सी। बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने अपने बचपन में जातिवाद भेदभाव का सबसे बुरा अनुभव किया था, जीवन भर उच्च जाति के अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहे। अम्बेडकर ने वर्ष 1920 में मूकनायक बेजुबानों का नेता नामक पाक्षिक समाचार पत्र शुरू किया। उन्होंने मूकनायक में कहा कि अगर सामाजिक विभाजनों को नजरअंदाज किया गया तो राष्ट्रवादी चेतना विकसित नहीं हो सकती। अखबार ने जाति व्यवस्था के संदर्भ में अछूतों की समस्याओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने जो वर्ष 1924 में बहुश्रुत हितकारिणी सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य क्या था, शिक्षित करो, आंदोलन करो और संगठित हो जाओ, जिसका उद्देश्य जनता को संगठित करना था। इसने एक नए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य उत्पीड़न वर्गों के लिए समानता लाना था। दलित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से उन्होंने एक समाचार पत्र शुरू किया, जिसका नाम क्या था, बहिष्कृत भारत, जो 1927 में शुरू किया गया था। जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1957 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य स्वर्ण हिंदुओं की प्रतिगामी प्रथाओं को चुनौती देना था। उन्होंने उच्च और निम्न के विचारों को दूर करने तथा आत्म सहायता, आत्मसम्मान एवं आत्मज्ञान के माध्यम से आत्म उन्नति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। 15 अगस्त 1936 को उन्होंने दलित वर्गों, जो कि अधिकांशतः श्रमिक आबादी के थे, हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया।
वर्ष जो 1942 में क्या किया, डॉक्टर अंबेडकर ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की, जो उनकी दूसरी राजनीतिक पार्टी थी, जिसका उद्देश्य जो अनुसूचित जातियां थी उनके अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना था। इसलिए जो हमारा सी वाला है वो सही होगा इसका आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारत के समाज सुधारकों को के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है, गोपाल बाबा वालंकर ने हितेचु नामक साप्ताहिक प्रकाशन शुरू किया। सेकेंड वाला है, गोपाल हरि देशमुख ने द वाइटल विद्वाशक नामक समाचार पत्र लॉन्च किया। थर्ड वाला, ईवी रामस्वामी नायकर ने नारा दिया कि मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, डी। इसमें हमारा कोई भी सही नहीं है। जो हमारा यहाँ पर गोपाल हरि देशमुख ने जो है हितेचु नामक साप्ताहिक प्रकाशन शुरू किया था, और जो हमारे यहाँ पर सेकंड वाला है, गोपाल बाबा वलंकर ने जो है द वाइटल विद्वाशक नामक समाचार पत्र लॉन्च किया था। जो हमारा फर्स्ट सेकंड है इंटरचेंज है। लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है, श्री नारायण गुरु द्वारा यह नारा दिया गया था, मानव जाति एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। इसलिए हमारा इसमें कोई भी सही नहीं होगा। भारत के जो समाज सुधारक है गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख जो है 1823 से 92 महाराष्ट्र के एक प्रख्यात समाज सुधारक एवं तर्कवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के तहत न्यायाधीश के रूप में सेवा की, लेकिन सामाजिक सुधार के मुद्दों पर लिखने के लिए लोकहितवादी के नाम से साप्ताहिक प्रभाकर में अपने विचार व्यक्त करते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था की बुराई के खिलाफ लिखा। उन्होंने कहा, यदि धर्म सामाजिक सुधार को मंजूरी नहीं देता तो धर्म बदल दे। उन्होंने एक साप्ताहिक हितुचु शुरू किया और पत्रिकाओं ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश तथा लोकहितवादी की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला वो सही नहीं है। गोपाल बाबा वलंकर जिन्हें गोपाल कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने क्या किया था, लगभग 1840 से 1900 दलितों को उनके सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत थे। वास्तव में वलंकर को अक्सर अम्बेडकर दलित आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। वलंकर पहले दलित थे जिन्होंने विटल विद्वाशक ब्रह्मवादी औपचारिक प्रदूषण का नाश करने वाला नामक जो है समाचार पत्र शुरू किया। वलंकर ने जातिगत हिंदुओं को उनके अमानवीय व्यवहार के प्रति जागरूक करने का प्रयास करा और अस्पृश्यता था उनके निशान को हटाने का प्रयास किया। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो भी सही नहीं है। श्री नारायण गुरु, केरल में श्री नारायण गुरु ने उच्च जाति के वर्चस्व के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का नारा दिया, जिसे उनके शिष्य साधारण जो अयप्पन ने मानव जाति के लिए कोई धर्म, कोई जाति, कोई ईश्वर नहीं है में बदल दिया। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला वो सही नहीं है। ईवी रामस्वामी नायकर दक्षिण भारत में 1920 के दशक के दौरान गैर ब्राह्मणों ने ईवी रामस्वामी नायकर के नेतृत्व में आत्मसम्मान आंदोलन का आयोजन किया। मंदिरों में निचली जातियों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर कई अन्य आंदोलन भी किए। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा आर्य समाज का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। तो हमें इसमें से बताना है कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए, ईश्वर सभी सच्चे ज्ञान का प्राथमिक स्रोत नहीं है। आर्य समाज के 10 मार्गदर्शक सिद्धांत है। ईश्वरी समस्त सच्चे ज्ञान का मूल स्रोत है। इसलिए जो हमारा ए वाला है वो सही नहीं है। हमें इसमें से बताना था कौन सा सही नहीं है। ईश्वरी सर्व सत्य, सर्व ज्ञान, सर्वशक्तिमान, अंबर ब्राह्मण का रचिता और केवल वही पूजनीय है। वे सच्चे ज्ञान की पुस्तकें हैं। आर्य को सदैव सत्य को अपनाने और असत्य को त्यागने के लिए तत्पर रहना चाहिए। धर्म अर्थात सही और गलत का उचित विचार सभी कार्यों का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। समाज का मुख्य उद्देश्य भौतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक अर्थों में विश्व की भलाई को बढ़ावा देना है। सभी के साथ प्रेम, न्याय का व्यवहार किया जाना चाहिए। अज्ञान को दूर करना और ज्ञान को बढ़ाना, स्वयं की प्रगति अन्य सभी के उत्थान पर निर्भर होती है। मानव जाति के सामाजिक कल्याण को व्यक्ति के कल्याण से ऊपर रखा जाना चाहिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सिकाड़ा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, सिकाड़ा स्तनधारी है जो
टेस्ट के क्रम और सुपर फैमिली स्काइडोइडिया से संबंधित है। सेकेंड वाला है वो अपना अधिकांश जीवन काल भूमिगत रहते हैं और मुख्य रूप से संभोग के लिए मृदा से बाहर आते हैं। थर्ड वाला है भारत और बांग्लादेश में सिकाड़ा की आनुवांशिक विविधता विश्व स्तर पर सर्वोच्च स्थान पर है। इसके बाद चीन का स्थान है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी। हमारा जो सेकेंड और थर्ड वाला सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। सिकाड़ा क्या है, कीट है जो हेमिट ऑर्डर हेमिटेस क्रम और सुपर फैमिली स्काइडोरिया से संबंधित है। इसलिए जो हमारा इसमें फर्स्ट वाला सही नहीं है, सेकेंड और थर्ड सही है। इसका आंसर सी होगा। सिकाड़ा वे कीट है जो ऑर्डर हेमिप्टेरा और सुपर फैमिली स्काइडोइडिया से संबंधित है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही नहीं है। हेमिप्टेरन कीट जिन्हें टू बंग भी कहा जाता है अपने माउथ पार्ट का उपयोग भोजन ग्रहण करने के लिए करते हैं तथा उनको 2 युग्म पंख होते हैं। वे अपना अधिकांश जीवन काल में भूमिगत में रहते हैं, मुख्य रूप से संभोग के लिए मृदा से बाहर आते हैं। एक बार जमीन से बाहर निकलने के बाद उनका जीवन काल 2 से 4 सप्ताह के बीच होता है, जो कि काफ़ी अल्प अवधि है। इसलिए जो सेकेंड वाला हमारा सही है। अधिकांश सिकाड़ा कैनोपी के आसपास रहते हैं और बड़े पेड़ों वाले प्राकृतिक जंगलों में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर ये हर महाद्वीप में पाए जाते हैं। सिकाड़ा विश्व में सर्वाधिक भारत और बांग्लादेश में, उसके बाद चीन में पाए जाते हैं। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें यहाँ पर, अर्धात जॉनसन रेखा अक्साई चीन को, जो कि चीन के नियंत्रण में है, को तत्कालिक जम्मू कश्मीर अब लद्दाख में प्रदर्शित करती है। सेकेंड वाला है मैकार्टनी मैकडोनाल्ड रेखा अक्साई चीन को भारत के नियंत्रण में प्रदर्शित करती है। थर्ड वाला है ब्रिटिश भारत के राजनयिक और आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1903 में फ्रांसीसी यंग हंस बैंड के नेतृत्व में एक अन्य अभियान ल्हासा भेजा गया था। इसलिए जो हमें बताना है इसमें से सही कौन सा है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए। इसमें जो हमारा केवल एक सही है। हमारा थर्ड वाला सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है। इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला है जो अर्धात जॉनसन रेखा अक्साई चीन, जो कि चीन के नियंत्रण में है, वो क्या भारत के दावे पर अपना आधार बनाती है। जो हमारा सेकेंड वाला ही क्या है, मेरकाटिक मेनार्ड रेखा जो अक्साई चीन को किसके, चीन के पक्ष में नियंत्रण में प्रदर्शित करती है। इसलिए इसमें केवल हमारा थर्ड वाला सही होगा। इसका आंसर हमारा क्या होगा, केवल एक, ए आंसर होगा इसमें। चीन भारत सीमा विवाद। भारत के तत्कालिक सर्वेयर जनरल सर W.H. जॉनसन ने डोगरा शासक को प्रभावित करने के लिए डोगरा राज्य की सीमा को कुनलुन पर्वत तक और पूरे अक्साई चीन को शामिल करते हुए निर्धारित किया। इस सीमा को अर्धात जॉनसन रेखा के रूप में जाना जाता है और बाद में यह अक्साई चीन पर भारत के दावे पर आधार बनाती है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही नहीं है। मैकार्टनी मैकडोनाल्ड रेखा द्वारा अक्साई चीन के अधिकांश हिस्से को चीन के पक्ष में रखा गया। इसलिए जो हमारा सेकेंड वाला है वो सही नहीं है। ब्रिटिश भारत के राजनयिक और आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए वर्ष 1903 में फ्रांसीसी यंग हंस बैंड के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान ल्हासा भेजा गया। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, धूमकेतु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है धूमकेतु और सौर मंडल के निर्माण के दौरान जमे हुए अवशेष है। सेकेंड वाला है जैसे जैसे सूर्य के करीब परिक्रमा करते हैं ये गर्म होने के साथ गैसों और धूल के रूप में चमकदार दिखते हैं। थर्ड है इनकी कक्षाएं ग्रहों के समान अत्यधिक एप्टिकल होती है। इसमें से हमें बताना है कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, डी। इसमें हमारा केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है वो इसमें रॉन्ग है। निकट वृत्ताकार कक्षाओं वाले ग्रहों के विपरीत इनकी जो है कक्षाएं एप्टिकल होती है। इसलिए इसमें हमारा थर्ड वाला सही नहीं, ओनली फर्स्ट और सेकंड सही है। धूमकेतु सौर मंडल के निर्माण के दौरान धूल, चट्टान एवं बर्फ से निर्मित जमे हुए अवशेष होते हैं। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला सही है। इनकी चौड़ाई कुछ मील से लेकर अनेक मील तक होती है, लेकिन जैसे जैसे ये सूर्य के करीब परिक्रमा करते हैं गर्म होने के साथ गैसों और धूल के रूप में चमकदार दिखते हैं, जिसका आकार एक ग्रह से भी बड़ा हो सकता है। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला वो सही नहीं है।
निकट वृत्ताकार कक्षाओं वाले ग्रहों के विपरीत इनकी कक्षाएं अधिक एप्टिकल होती है, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला वो सही नहीं है, केवल इसमें फर्स्ट और सेकंड सही है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मौद्रिक नीतिक समिति एमपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। फर्स्ट वाला है यह आरबीआई की बेंचमार्क ब्याज दरें तय करता है। सेकेंड वाला है यह आरबीआई के गवर्नर सहित 12 सदस्यीय निकाय है और प्रतिवर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। थर्ड वाला है केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, केवल एक। जो इसमें हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो रॉन्ग है। यह आरबीआई के गवर्नर जनरल सहित 6 सदस्यीय निकाय है। और जो हमारा थर्ड वाला है यह क्या है, यहाँ केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में कार्य नहीं करता है, किसकी, आरबीआई गवर्नर की जनरल की अध्यक्षता में कार्य करता है। मौद्रिक नीतिक समिति आरबीआई की एमपीसी बेंचमार्क ब्याज दर तय करने के लिए जिम्मेदार है, जिसकी वर्ष कम से कम 4 बार प्रत्येक तिमाही में 1 बार बैठकें होती है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट सही है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में 6 सदस्य है, जिनमें से 3 आरबीआई गवर्नर सहित होते हैं, 3 जो है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, इसलिए हमारा सेकंड वाला वो सही नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त जो है मौद्रिक नीति समिति के सदस्य 4 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे। और जो है मौद्रिक नीति की जो समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करता है इसकी अध्यक्षता, आरबीआई का गवर्नर होता है जो इसकी अध्यक्षता करता है। उम्मीद है जो आज का हमारा सेशन है आपको अच्छा लगा है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।